नमस्कार, जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं गणेश द्विवेदी GLG IAS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र में हमने लीवर के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पित्ताशय में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पाया जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाने से मानव शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एक तरह के पीले तत्व होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और कुछ हिस्सा हमारा लीवर का बचा हुआ है, वो हम अभी ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे शरीर में क्या है कि दो तरह की यहाँ पे ग्रंथि है। एक है ये पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि है, ये आगे, और इसके जस्ट पीछे है पैराथायराइड ग्रंथि। मैं आपको बता दूं कि ये है अपनी थायराइड ग्रंथि। ये देखो, ये है अपनी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ये है, ये जस्ट पीछे ये लगी हुई है, ये क्या है अपनी, ये है अपनी पैराथायराइड ग्रंथि। क्या है अपनी पैराथायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर में क्या है कि दो तरह की ग्रंथि पाई जाती हैं। पहली है थायराइड और दूसरी क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। गले में पाई जाती है, ये आगे ये थायराइड, इसके जस्ट पीछे है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये पैराथायराइड ग्रंथि है, ये क्या है कि अनियंत्रित हो जाती है। इसके अनियंत्रित हो जाने से हमारे शरीर में क्या है, पथरी बनना शुरू हो जाती है। उस ग्रंथि से क्या अनियंत्रित हो जाता है, तो कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है। हमारे शरीर में जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उससे कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन अनियंत्रित हो जाने से पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो पथरी हो कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण क्या होता है, 3 तत्वों से मिलकर होता है इसका निर्माण। ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ी सा। ये मैंने आपको बताया कि ये पहला क्या है, थायराइड है। ये गले के आगे ये थायराइड ग्रंथि, इसके जस्ट पीछे ये आगे वाला हिस्सा है, ये दिया हुआ है थायराइड है। ये है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि में कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन अनियंत्रित हो जाने से पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन से ऐसे 3 तत्व हैं जिससे क्या होता है कि पथरी का निर्माण होता है। पहला है अपना कौन सा, पहला है अपना कैल्शियम ऑक्सलेट। पहला क्या है अपना कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है अपना यूरिक एसिड। जो पथरी का निर्माण होता है दोस्तों, तो वो 3 तरह के तत्व होते हैं जिससे क्या उसका निर्माण बनना शुरू हो जाता है, जिसमें से 90% भूमिका है ना अपना, ये 90% भूमिका कौन निभाता है इसमें, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है 90% भूमिका निभाता है। 90% भूमिका क्या निभाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें क्या होता है 90% भूमिका निभाता है। दूसरा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा क्या है यूरिक अपना एसिड, यूरिक एसिड। इन 3 तत्वों से मिलकर क्या होता है, पथरी का निर्माण होता है। अब ये आपको बता दिया कि कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला है CaC2O4। अब आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है कि CaCO3 इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, CaC2O4। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया CaCO3। मैं आपसे अगर पूछूं कि थायराइड ग्रंथि जो पथरी जमना शुरू हो जाती है अपनी पित्ताशय में, वो कौन से 3 तत्वों से मिलकर पथरी बनना शुरू हो जाती है, तो पहला आपको बताना है अपना कि क्या है। पहला अपना कैल्शियम ऑक्सलेट है, दूसरा अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, तीसरा अपना क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है, यूरिक एसिड है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, जिसका अनियंत्रित हो जाने से क्या होता है, पथरी बनना शुरू हो जाती है कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन से। ये एक तरह की क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है ये, एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कैसी है साहब, ये है एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि। पित्ताशय में पथरी को हटाने के लिए लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि जब पित्ताशय में पथरी जमती थी, पथरी बनती थी, तो क्या करते थे साहब, उसको हटा देते थे, पित्ताशय को ही हटा देते थे। अब क्या है, अब जब पित्ताशय को हटाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव उसमें डाली जाती हैं, कराई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि पथरी है ना हट जाए। उसको अपन क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोला जाता है उसको। जब पित्ताशय की पथरी हटाने के लिए जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, लिथोट्रिप्सी बोला जाता है। लिथोट्रिप्सी क्या बोला जाता है उसको, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। पित्ताशय में चिकनाई लेसिथिन नामक, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पित्ताशय में जो चिकनाई होती है वो लेसिथिन नामक प्रोटीन से ही पित्ताशय में चिकनाई होती है। ये एक तरह की कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी, पैराथायराइड। ठीक है, पित्ताशय में पथरी को हटाने की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, लिथोट्रिप्सी बोला जाता है उसको। अब मैं आपको बताऊं कि यकृत में क्या होते हैं कि 2 तरह के क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। दो, पहला है अपना, पाया जाता है कैडमियम, और दूसरा क्या पाया जाता है अपना, दूसरा अपना पाया जाता है तांबा। पहला है अपना कैडमियम और दूसरा क्या है अपना तांबा। आपको ये याद रखना है, पहला क्या मैंने बताया आपको, पहला बताया मैंने आपको कैडमियम, दूसरा मैंने आपको बताया है तांबा। तांबे को क्या बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि लीवर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, बताओ सभी। लीवर में अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि अगर लीवर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या है, विल्सन नामक रोग हो जाता है। अगर लीवर में हमारे कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और यही कैडमियम अगर हमारे आंतों में पाई जाती है और आंतों में इसकी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है कि अगर हमारे लीवर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है साहब तो क्या होता है, विल्सन नामक रोग होता है। और अगर हमारे शरीर की आंतों में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा होता है, इटाई नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है, इटाई नामक रोग हो जाता है। एक बार और, यकृत में क्या पाए जाते हैं, 2 तरह के तत्व, पहला है कैडमियम और दूसरा क्या है, तांबा। पहला है कैडमियम दोस्तों और दूसरा क्या है अपना तांबा। ठीक है, जब कैडमियम की मात्रा लीवर में बढ़ जाती है तो क्या बोला जाता है उसको अपन बोलेंगे विल्सन नामक रोग। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, विल्सन नामक रोग। और यही अगर हमारी आंतों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इटाई रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, इटाई रोग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, इटाई रोग बोलते हैं।
अब आते हैं अपन तांबे के ऊपर। अगर लीवर में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो मैं आपको बता दूं कि अगर लीवर में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, लीवर कैंसर होने लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे लीवर कैंसर हो जाता है। और लीवर कैंसर के भी 2 स्टेज होते हैं। लीवर कैंसर के क्या होते हैं, 2 स्टेज होते हैं दोस्तों। पहले रिपीट कर लेते हैं अपन फिर से। मैं आपको बता दूं कि यकृत में 2 तरह के पाए जाते हैं तत्व। पहला है कैडमियम, दूसरा है तांबा। पहला कैडमियम, दूसरा तांबा। फिर से बोलना, पहला कैडमियम है, दूसरा क्या है, तांबा है। कैडमियम की मात्रा अगर यकृत में बढ़ जाती है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। कैडमियम की मात्रा अगर आंतों में बढ़ जाती है तो कौन सा होता है, इटाई नामक रोग हो जाता है। अब तांबे के ऊपर अगर अपन आते हैं तो तांबे की मात्रा अगर लीवर में बढ़ जाती है दोस्तों तो क्या हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर कैंसर मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्टेज में होता है लीवर कैंसर। पहला स्टेज में आपको बता दूं ये है शुरुआती अवस्था। शुरुआती अवस्था जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सिरोसिस। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिरोसिस। और ये दूसरी अवस्था में क्या बोला जाता है, कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं, पहली अवस्था जो है अपनी जिसको बोला जाता है सिरोसिस, दूसरी अवस्था है कार्सिनोमा। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिरोसिस है, पहली अवस्था में क्या हो जाता है कि अगर लीवर कैंसर हो गया अपना, तो मैंने आपको ये क्या बताया था, ये कौन सा हिस्सा है, लोब। मैंने आपको बताया था कि जब लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कौन से हिस्से को हटाया जाता है, वो ये वाला हिस्सा है। अगर अपन को लीवर कैंसर हो गया है तो कौन से वाले हिस्से को हटाया जाएगा, इस वाले हिस्से को हटाया जाएगा, लूप। यानी कि कहां है ये, राइट वाला हिस्सा जो है अपना, उसको हटाया जाएगा। सिरोसिस जब अपन क्या होते हैं कि पहली स्टेज में होते हैं, अगर अपन दूसरी स्टेज में चले गए, कार्सिनोमा स्टेज में, तो उसमें क्या होता है कि लीवर खराब हो चुका होता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब अपन आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे। आगे क्या है अपना, आगे अपन पढ़ेंगे अपना अग्न्याशय के बारे में। अब अपना दूसरा जो संबंध पाचन ग्रंथियां हैं अग्न्याशय, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। तो मैं बता चुका हूं कि ये क्या है अपना, ये है अपना पित्ताशय। ये क्या है दोस्तों अपना, ये है अपना पित्ताशय, ठीक है, इसको बोलेंगे। ये क्या है अपना, हिपैटिक नलिका है दोस्तों। ये क्या है अपना, हिपैटिक नलिका है। और ये क्या गई हुई है, ये अपनी क्या है, ग्रहणी। ये क्या है अपनी ग्रहणी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डुडेनम। ये क्या है अपनी ग्रहणी। डुडेनम है ये अपनी। और ये अपना जो है दोस्तों, ये क्या है अपना, ये है अपना अग्न्याशय। इसको क्या बोलेंगे अपन, अग्न्याशय। तो अपन अग्न्याशय यहां आ जाते हैं। तो अग्न्याशय में इधर क्या है, छोटे छोटे डॉट हैं इधर। ये डॉट हैं क्या, तो ये जो अग्न्याशय है इसमें, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन लैंगरहैंस की द्वीपिका। किसकी द्वीपिका, लैंगरहैंस की, रणवीर की द्वीपिका नहीं, लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलेंगे। अब इसको लैंगरहैंस की द्वीपिका क्यों बोला गया है, तो मैं आपको यह बता दूं कि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी इसकी साहब। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका बोला जाता है, ठीक है, याद रखना।
ये है अपना अग्न्याशय, वो है पित्ताशय, ठीक है। ये अपनी हेपेटिक नलिका, इसको क्या बोलेंगे, ग्रहणी बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है अपना विरसन की नलिका। ये जो नलिकाएं हैं आपको दिख रही होंगी, ये जो जा रही हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन विरसन की नलिका। ये अपना विरसन की नलिका हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो इतना हिस्सा है ये क्या है, अपना अंतःस्रावी है। ये जो अपना हिस्सा है ये है अपना अंतःस्रावी, और ये जो अपना हिस्सा है साहब ये कैसा है, ये जो अपना हिस्सा है ये है अपना बहिस्रावी। तो पहला प्रश्न तो, पहला आंसर तो यही हो गया कि ये एक तरह की कैसी ग्रंथि है दोस्तों, तो ये है एक तरह की बहिस्रावी ग्रंथि है। ये एक तरह की कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है। इतने वाले सॉरी इतने वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन, ये है अपना अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, और ये है अपना क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना इस मानचित्र को। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने आपको बताया कि अग्न्याशय कैसा है, एक तरह का क्या है, मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। कैसा बताया मैंने आपको, एक ये कैसा है, मिश्रित ग्रंथि है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, कैसा है ये, मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। अब अपन ये क्या बता रहे हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हार्मोन्स रक्त में मिल जाते हैं। इसके हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या है, रक्त में मिल जाते हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो मैंने आपको बताया था वो कोना, जिसमें क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या बताया था मैंने, अंतःस्रावी ग्रंथि बताया था। ये कैसी है, ये अंतःस्रावी है बस। तो इसमें क्या है कि नलिकाएं हैं क्या, तो इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं साहब, ठीक है। और ये क्या, हार्मोन्स रक्त में मिल जाते हैं। इनके हार्मोन्स क्या है, सीधे जाके रक्त में मिल जाते हैं। और इसका जो आगे वाला हिस्सा मैंने बताया था जिसमें ये है, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं तो आपको बताना है कि बहिस्रावी में नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाओं के माध्यम से ही जो इसमें से जूस बनता है, ठीक है, वो कहां से, नलिकाओं के माध्यम से ही जाता है। पचाने के लिए जो एंजाइम वगैरह बनाए जाते हैं वो कहां से जाते हैं, वो अपने यहीं से जाते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि। अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या है कि 3 तरह से क्या है, विभाजित किया गया है। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है इस वाले हिस्से को, टेल। और मेरे ख्याल से पूंछ को भी क्या, टेल ही बोला जाता है, ठीक है। ये आखिरी वाला हिस्सा है अपना, इसको क्या बोला जाता है, टेल। इस वाले हिस्से को बोला जाता है टेल, जिसमें से क्या होता है, इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इसको क्या है, 3 तरह से विभाजित किया गया है।
तीन तरह से विभाजित किया गया है। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। कैसा सेल? अल्फा सेल, बीटा सेल और क्या? गामा सेल। तीन तरह से इसको विभाजित किया गया है। लैंगरहैंस की द्वीपिका अपनी यहां पाई जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखते जाना जो मैं बोलता जा रहा हूं। अल्फा सेल को क्या बोला जाता है? तो अल्फा सेल को बोला जाता है अपना अल्फा सेल को अपना बोला जाता है ग्लूकेगॉन। बीटा सेल को क्या बोलते हैं? तो बीटा सेल को बोला जाता है अपना इंसुलिन। क्या बोलते हैं? अपना इंसुलिन। अल्फा सेल को ग्लूकेगॉन, बीटा सेल को बोला जाता है इंसुलिन। जो अपना गामा सेल होता है इसको बोला जाता है अपना सोमैटोस्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटोस्टेसिस। अल्फा सेल को ग्लूकेगॉन, बीटा सेल को इंसुलिन और गामा सेल को बोला जाता है, अच्छे से लिख देता हूं, सोमैटोस्टेसिस बोला जाता है इसको। तो इसको आपको याद रखना है कि ये तीन तरह से विभाजित किया गया है इसको, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल को बोलते हैं ग्लूकेगॉन, बीटा सेल को बोलते हैं इंसुलिन, गामा सेल को बोलते हैं अपना सोमैटोस्टेसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन? सोमैटोस्टेसिस बोला जाता है इसको। अब मैं आपको अगर बता दूं कि जो ये ग्लूकेगॉन है ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये ग्लूकेगॉन है ना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जो अपना ये है सोमैटोस्टेसिस है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर में क्या करता है? ये वृद्धि करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करने में मदद करता है ये क्या? सोमैटोस्टेसिस। और ये क्या करता है? ये अपना करता है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अब जो मुख्य काम है वो किसका है? वो है अपना इंसुलिन का है मुख्य कार्य। इंसुलिन का मुख्य कार्य है, ये मैंने आपको बताया, ये अभी बताया डायग्राम में। अब हम पढ़ने वाले हैं अब इंसुलिन। जो मुख्य कार्य है वो किसका है? वो दोस्तों इंसुलिन का है मुख्य कार्य। हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। क्या करता है? हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? नियंत्रित करता है दोस्तों हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। मधुमेह को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्योंकि इससे क्या हो जाता है? शुगर की मात्रा क्या बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन कम होगा दोस्तों तो शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारे शरीर में मधुमेह नामक बीमारी शुरू हो जाएगी। शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को क्या बोला जाता है? शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को अपन बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। ये यहां पे गलत है, यहां पे हाइपर ग्लाइसीमिया लिखना है यहां पे। अब इंसुलिन का जो इंसुलिन क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये पहला पॉइंट नोट करना है आपको। दूसरा है ये क्या है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक यानी डायबिटीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को क्या बोला जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है इसको।
अब मैं आपको बता दूं कि ये इंसुलिन है, इसकी खोज किसने करी थी? तो इंसुलिन की खोज किसने करी थी? फेडरिक ने करी थी, फेडरिक जी। इंसुलिन की खोजकर्ता का नाम क्या है? फेडरिक। क्या है? फेडरिक। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपना चार्ल्स, पहला है फेडरिक, दूसरा है अपना चार्ल्स एच बीस्ट। जो अपना मुख्य पाचन अंग है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मुख गुहा के मेन जो अपना पाचन अंग है, जहां से मुख्य पाचन शुरू होता है अपना, वो है अपना मुख गुहा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा है संबंध पाचन ग्रंथियों के बारे में दोस्तों। जो संबंध पाचन ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी कि पहला है लीवर और दूसरा है अग्न्याशय। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, जी हां दोस्तों, मुख गुहा। आहार नाल का प्रथम भाग क्या है? मुख गुहा है। मनुष्य की पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? तो वो होती है मुख गुहा से। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो अपना मुख गुहा से किया जाता है। मुख गुहा को क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है? क्या शानदार पीपीटी बनाई है। मुख गुहा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला क्या है? जीभ। दूसरा क्या है? दांत यानी कि टीथ। और तीसरा क्या है? लार। मुख गुहा को कहां 3 भागों में विभाजित किया गया है? जीभ है, दांत है और लार है दोस्तों। क्या है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। जीभ है, दांत है और क्या है? लार। ठीक है, अपन जो पढ़ने वाले हैं, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पहले शुरू करेंगे अपन जीभ के बारे में। सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं किसके बारे में? जीभ के बारे में दोस्तों। जीभ क्या है? एक प्रकार की मांसपेशीय संरचना है जीभ। ये आपको भी पता है कि ये एक तरह की क्या है कि मांसपेशीय संरचना है। एक भाग हाइड हड्डी से जुड़ा है। अब ये हाइड हड्डी क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि ये जीभ हमारी क्या है कि यहां एक हाइड नामक हड्डी पाई जाती है, उससे जुड़ी हुई है। अब आपने देखा होगा कि जिसको फांसी दे दी जाती है, जो फांसी लगा लेते हैं, आपने देखा होगा उनकी जीभ बाहर आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पाई जाती है हमारी एक हाइड नामक हड्डी, जो क्या है जीभ उससे जुड़ी होती है। और हाइड एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है। क्या है ये? इसीलिए क्या होता है कि वो हड्डी टूट जाती है तो जीभ क्या होता है? जीभ बाहर निकल के आ जाती है। तो क्या है? ये एक भाग हाइड से जुड़ा होता है। हाइड नामक हड्डी एकमात्र हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है दोस्तों। क्या है? एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। ये एक प्रकार की कैसे मांसपेशीय संरचना है दोस्तों। मांसपेशीय संरचना है, एक भाग हाइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हाइड एकमात्र ऐसी हड्डी है दोस्तों जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हाइड ये है, देखो हाइड जो हड्डी है वो कहां है? ये है, इधर है। ये यहां से क्या है? हमारी जीभ जुड़ी हुई है। ये यहां पाई जाती है हाइड नामक हड्डी अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फ्रेनुलम लिंगुअम से जीभ को आजाद किया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? एनाकाइलोग्लोसिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एनाकाइलोग्लोसिया। अब ये क्या है? ये फ्रेनुलम लिंगुअम क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं कि जीभ हमारी क्या जुड़ी हुई है, जीभ नीचे जुड़ी हुई है। कभी आपने देखा होगा कि बचपन से कुछ लोग तोतले होते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उनका जो फ्रेनुलम लिंगम वाला हिस्सा होता है वो क्या ज्यादा जुड़ा होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको हल्का सा काट देते हैं। जब उनका हिस्सा ज्यादा जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है सही तरह से क्या करते हैं उच्चारण नहीं कर पाते हैं अपने शब्दों का।
और तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनका हल्का सा हिस्सा क्या हल्का सा कट कर देते हैं, तो उनका क्या तोतलापन है वो हट जाता है और सही तरह से उच्चारण करना है। अब आप ये बोलेंगे कि अब कुछ लोग होते हैं कि जो युवा अवस्था में तोतले हो जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो डॉक्टर के पास ना जाएं, वो सही नहीं होंगे। ठीक है, मैंने बताया कि जो बचपन से तोतले हैं जिनका क्या है जो फ्रेनल लिंगम है वो जुड़ा हुआ है नीचे, ये है देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, ये है अपना जुड़ा हुआ है। इसको डॉक्टर क्या करते हैं इसको दोस्तों हल्का सा क्या कट कर देते हैं, हल्का सा यहां से। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे शब्दों का सही तरह से उच्चारण होने लग जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को जब डॉक्टर करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनाकाइलोग्लोसिया। क्या बोला जाता है, एनाकाइलोग्लोसिया बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, एनाकाइलोग्लोसिया। ठीक है, मानव जीभ पर स्वाद, अरे यार हाँ, मानव जीभ पर स्वाद का पता लगाने के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, पैपिला बोला जाता है। स्वाद कलिकाएं तो हम लोग बोलते हैं कलिकाएं, इनके मुख्य बोला क्या जाता है बायो की भाषा में, तो उसको क्या बोला जाता है, पैपिला बोला जाता है। बायोलॉजी की भाषा में क्या बोला जाता है, पैपिला बोला जाता है बायोलॉजी की भाषा में इसको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैपिला जो हैं ये क्या है, 3 तरह की पैपिला पाई जाती हैं। 3 तरह की नहीं, 4 तरह की पाई जाती हैं। पहली कौन सी है दोस्तों, तो पहले पैपिला है अपना फिलीफॉर्म। कौन सी है, अब ये जीभ में क्या है 4 तरह की पैपिला पाई जाती हैं। पहली पैपिला है फिलीफॉर्म, अब दोस्तों दूसरी जो पैपिला है वो क्या है, फॉलिएट। दूसरी पैपिला कौन सी है, दूसरी पैपिला है अपना फॉलिएट, और तीसरी कौन सी है, फंजीफॉर्म, और चौथी कौन सी है, वेलेट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उन स्वाद कलिका, पहले तो आपको यह बताना है कि स्वाद कलिकाएं जो हैं उसको क्या बोला जाता है, पैपिला कहा जाता है दोस्तों। और ये क्या है, 4 तरह की हैं। कौन सी है, पहली है फिलीफॉर्म, दूसरी है फॉलिएट, तीसरा है फंजीफॉर्म, और चौथा क्या है, वेलेट। क्या है, वेलेट। ये क्या है, 4 तरह की दोस्तों क्या है, पैपिला है दोस्तों, पैपिला है। ठीक है, ये कैसी है, 4 तरह की क्या है, पैपिला है, ये पैपिला है। ये देखो दोस्तों, ये है। कहां से हमें स्वाद का पता चल रहा है ये बता रहे हैं। अब दोस्तों अपन ने एमएसजी के बारे में सुना होगा, एमएसजी। एमएसजी वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में, राम रहीम की मूवी के बारे में बताने लग जाओ आप। एमएसजी क्या है, एमएसजी के बारे में मैं आपको बता दूं तो है ये क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये। एमएसजी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि मैगी में पाया गया था ये एमएसजी, और एमपीपीएससी के प्री के पेपर में भी आया था ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या करता है, ये करता है स्वाद को बढ़ा देता है दोस्तों। क्या करता है, ये स्वाद को बढ़ा देता है।
तो पेपर में आया था ये स्वाद को बढ़ा देता है तो घटा देता है, तो ये क्या करता है, स्वाद को बढ़ा देता है। मैगी में पाया गया था ये, मैगी में क्या हुआ था ये कि ये हल्की सी मात्रा में MSG पाया गया था, और ये MSG का नुकसान क्या है हमारे शरीर में, तो ये क्या करता है, ये कैंसर का कारण बनता है, ये कैंसर कर सकता है हमारे शरीर में। ये ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाने से क्या होता है, हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण होना शुरू हो जाता है और कैंसर होने लग जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है, ये अपन पेपर में भी आया था। ये मोनोसोडियम ग्लूकामेट क्या करता है, ये स्वाद बढ़ाता है ये। और ऐसे ही क्या है, एक अजीनोमोटो के बारे में भी, अजीनोमोटो चाउमीन में पेल दिया लोगों ने है, तो ये अजीनोमोटो भी है, वो भी क्या करता है, उसको भी बैन कर दिया है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, ये अपना क्या है, मीठा चॉकलेट, मीठे का स्वाद बता रहा है। खट्टा देखा होगा आपने, कुछ खट्टा अपन सोचते हैं, पानीपुरी के बारे में सोचा आपने, पानीपुरी के बारे में सोचा, ये है अपना खट्टा वाला पदार्थ, यहां से इधर से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये है अपना तो ये क्या कर रहा है अपना, ये स्वाद के बारे में, ये सॉल्ट के बारे में बता रहा है ये दोस्तों, ये स्वीट के बारे में बता रहा है। ये ध्यान से देख लेना इस डायग्राम को दोस्तों। तो ये अपन ने क्या है, मुख गुहा की जीभ के बारे में पढ़ा है अपन ने। जीभ का कुछ हिस्सा थोड़ी सा रह गया है दोस्तों, वो अपन क्या करेंगे, अगली वाली वीडियो में उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगली वाली वीडियो में अपन दांत के बारे में भी पढ़ेंगे, लार के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।